चलिए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अपने समानता के अगले विषय को, जिसमें आज हम चल रहे हैं समझने समानता के 3 आयाम। पिछली कक्षा में जैसे हमने समझ लिया समानता क्या है, वैसे ही आज चल रहे हैं हम समझने समानता के वो कौन से 3 आयाम हैं जो हर व्यक्ति को मिलने चाहिए। अगर एक व्यक्ति के जीवन में ये 3 आयाम नहीं है तो आप कह सकते हैं कि उसे समानता नहीं मिली हुई है। समानता का अर्थ ही इन 3 आयामों की पूर्ति है। ये 3 आयाम अगर आपके पास हैं तो आप समानता भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अगर ये नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास समानता नहीं है, आपके पास समानता नहीं है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं विस्तार पूर्वक कि समानता के 3 आयाम क्या हैं। हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचने की जरूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, हमने ये समझ लिया कि हम किस आधार पर असमानता को स्वीकार करेंगे। योग्यता के आधार की हम असमानता को स्वीकार कर लेंगे, परंतु जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और आपके जन्म के स्थान के आधार पर, रंग के आधार पर, इस प्रकार की असमानता को हम सिरे तौर पर नाकारते हैं। इन असमानताओं को हम कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। समझ रहे बात? हम इन असमानताओं को कदापि स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु एक व्यक्ति के जीवन में वो कौन सी चीजें हो तो वो समानता भरा जीवन व्यतीत कर रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आगे समझते हैं। समाज में व्यक्त अलग अलग तरह की असमानता को पहचानते समय विभिन्न विचारों और विचारधाराओं ने समानता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया। समानता के इन 3 आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। तो समानता के ऊपर बहुत अधिक अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचा गया कि अगर आप इन 3 आयामों की पूर्ति कर देते हैं, किन 3 आयामों की? राजनीतिक समानता की, आर्थिक समानता की और सामाजिक समानता की आप पूर्ति कर देते हैं तो एक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन अगर आप उसे ये 3 आयाम उपलब्ध नहीं करा रहे तो उसका जीवन समतामूलक नहीं होगा। तो जो भी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उनका मानना है कि एक व्यक्ति को अगर हम समानता भरा जीवन देना चाहते हैं तो उसके जीवन में इन 3 चीजों की पूर्ति कर दीजिए। पहली बात राजनीतिक समानता, दूसरा सामाजिक समानता, तीसरा आर्थिक समानता। आप इन तीनों प्रकार की समानता उसके जीवन में ला देंगे तो उसका जीवन समानतापूर्ण हो और न्यायपूर्ण हो जाएगा। चलिए आज सबसे पहले हम समझते हैं कि राजनीतिक समानता क्या होती है और इसका एक व्यक्ति के जीवन में होना कितना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक समानता नहीं है तो उसका जीवन किस प्रकार का होगा, और अगर है तो उसका जीवन किस प्रकार का होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लोकतांत्रिक समाज में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। हम सब जानते हैं हमारे देश में एक नागरिकता है, हम सब भारतीय हैं, हमारे देश में और नागरिकता नहीं है। हमारे देश में एक नागरिकता है और हम सब भारतीय हैं। हम सब पर
भारत के संविधान का शासन है। तो अगर आपके पास एक देश की नागरिकता है तो आपके पास उस देश के सारे राजनीतिक अधिकार होते हैं। तो बात समझ में आई? एक देश की नागरिकता का क्या अर्थ होता है। एक देश की अगर आपके पास नागरिकता है तो उस देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को जितने अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं वो सारे के सारे अधिकार आपके भी होंगे, वो सारे के सारे अधिकार आपके भी होंगे। तो इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो किसी न किसी देश का नागरिक हो, वो किसी न किसी देश का नागरिक हो, जिससे कि वहां उस देश की सरकार उसकी सुरक्षा कर सके, उस देश की सरकार उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में समानता का, उसके जीवन में राजनीतिक समानता जरूर हो। समझ में आई बात? आगे सुनो, आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आजादी लाती है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो अगर आपके पास एक देश की नागरिकता है तो उस देश के जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं वो सब आपको मिलेंगे, मसलन मतदान का अधिकार और संगठन बनाने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, इस प्रकार के अधिकार आपको मिल जाते हैं जब आपके पास किसी एक देश की नागरिकता होती है। और वहां की राजनीति में आप सीधे तौर पर भागीदारी कर सकते हैं, आप सीधे तौर पर भागीदारी कर सकते हैं। पर कब? जब आपके पास उस देश के राजनीतिक अधिकार हो, उस देश की नागरिकता। अगर आपके पास उस देश की नागरिकता नहीं है तो आपको ये सारे अधिकार नहीं मिलेंगे, ये सारे अधिकार नहीं मिलेंगे। इसीलिए ज्यादातर लोगों का कहना होता है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमें भी किसी न किसी देश की नागरिकता मिल जाए। यही मेन उद्देश्य होता है किसी भी देश की नागरिकता को प्राप्त करने का। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास किसी भी देश की नागरिकता आ जाती है तो उस देश के संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार आपको भी मिल जाते हैं और उस देश की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करते हैं वही सुरक्षा आपको भी मिल जाती है। और आप उस देश की सरकार का चयन करने में अथवा उस देश की राजनीतिक गतिविधियों में भी उसी प्रकार से भागीदारी करने लगते हैं जिस प्रकार से उस देश के नागरिक करते हैं, जिस प्रकार से उस देश के नागरिक करते हैं। समझ में आई बात? तो अगर आपके पास राजनीतिक समानता नहीं है तो इसका मतलब आप उस देश की राजनीतिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार से भागीदारी नहीं कर सकते। आप उस देश की राजनीतिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं कर सकते। सरकार चाहे आपके लिए अच्छे कानून बनाए या बुरे कानून बनाए, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हर नागरिक चाहता है कि उसको भी राजनीतिक समानता प्रदान की जाए। इसीलिए हर कोई चाहता है कि उसके ऊपर जो सरकार शासन कर रही है उस सरकार को चुनने का अधिकार, उस सरकार के कामकाज में दखल देने का अधिकार मेरे पास होना चाहिए। इसीलिए हर कोई चाहता है। समझ में बात? यही महत्व है राजनीतिक अधिकार का एक व्यक्ति के जीवन में, यही महत्व है राजनीतिक अधिकार का एक व्यक्ति के जीवन में। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सुनो। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफी असमानता बरकरार है। हम जानते हैं, देखो पूर्ण रूप से समानता को ला पाना संभव नहीं है,
पूर्ण रूप से समानता को ला पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। आप इस कदर की समानता ला सकते हैं जिससे कि हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। हम इस प्रकार की समानता जरूर ला सकते हैं जिससे कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का मौका मिल सके। हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का मौका मिल सके। हम इतना जरूर कर सकते हैं, हम इतना जरूर कर सकते हैं। आगे सुनो। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती हैं। ऐसी जो ये असमानताएं हैं, इन असमानताओं के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर। आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर। देखो, आपके पास अगर पैसे ज्यादा है तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ोगे, अगर आपके पास पैसे अच्छे नहीं है तो आप सामान्य स्कूल में पढ़ोगे। भाई आप अगर हम सबके घर वाले भी 2.5 से 3 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते तो हम भी मॉडर्न स्कूल में पढ़ते, है ना, हम भी बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते, लेकिन हमारे घर वालों की अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं। तो यहां पर आ जाता है ये जो यहां पर आ जाती है आपकी आर्थिक समानता। यहां पर आपकी आर्थिक समानता निश्चित करती है कि आप किस प्रकार के सुविधाजनक जीवन को भोगेंगे, किस प्रकार के सुविधाजनक जीवन को भोगेंगे। लेकिन हम ये तो सबको सुनिश्चित कर सकते हैं ना कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य हर व्यक्ति को मिले। ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो हर व्यक्ति को इतना जरूर उपलब्ध कराए जिससे कि वो आने वाले भविष्य में अपने भविष्य के निर्माण के लिए अपने आप को सशक्त कर सके। ये सरकार का दायित्व है और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। और ये प्रश्न पूछने का अधिकार तभी आपके पास आएगा जब आपके पास राजनीतिक समानता होगी। बिना आप राजनीतिक समानता के, बिना आप राजनीतिक अधिकारों के आप अपनी सरकार से सवाल नहीं कर सकते। आप अपनी सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास राजनीतिक समानता का होना बहुत अधिक जरूरी हो जाता है, बहुत अधिक जरूरी हो जाता है। बात आई समझ में या नहीं आई? आगे सुनो। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। इसीलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। ये पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक समानता से संपूर्ण समानता नहीं आती, लेकिन ये वो समानता है जो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देती है, जो आपको आपकी सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देती है। इसलिए राजनीतिक समानता भी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास राजनीतिक समानता नहीं है तो आप कभी भी अपनी सरकार से किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। और प्रश्न पूछना हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है अपने अधिकारों को पाने के लिए। अब अगला समझते हैं कि सामाजिक समानता क्या होती है। सामाजिक समानता क्या होती है? देखो, ये जो सामाजिक समानता है ना, इसको विकसित करने में समाज के हर व्यक्ति का योगदान होता है। यहाँ पर सरकार उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाती, यहाँ पर समाज सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? समाज। यहाँ पर समाज से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने समाज में रहने वाले हर प्रकार के व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से सशक्त हो या नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में आपकी आर्थिक
हैसियत आपके सम्मान के दायरे का निर्माण करती है। आपकी आर्थिक हैसियत आपके सम्मान के दायरे का निर्माण करती है, जो कि सरासर अन्यायपूर्ण है, जो कि सरासर अन्यायपूर्ण है। आगे सुनना। राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, पर इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। देखो, राजनीतिक समानता देकर आप सामाजिक समानता नहीं विकसित करते, लेकिन राजनीतिक समानता के बिना आप सामाजिक समानता की तरफ बढ़ भी नहीं सकते। आज अगर छुआछूत खत्म हुआ है तो उसके पीछे राजनीतिक अधिकारों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही उनके अंदर ये चेतना जगाई कि अगर आपके साथ कोई छुआछूत का व्यवहार करता है तो कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप उसे दंड दिला सकते हैं। तो बिना राजनीतिक समानता के धरातल के निर्माण के आप सामाजिक समानता का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और अवसरों की समानता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको पढ़ने का अवसर ही नहीं दूंगा तो आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा हो, कितना भी कौशल हो, आप कभी उड़ नहीं सकते। भाई, अगर मैं आपको स्कूल ही ना जाने दूं, आपको बंधुआ मजदूर बना के रखूं, तो क्या आप विकसित हो पाएंगे? कदापि ही नहीं। तो इस चीज को पहले तो कानूनी समानता देना जरूरी है, फिर उसको सामाजिक रूप से स्थापित करना भी जरूरी है। उतनी ही कारगर तरीके से उसे समाज में इंप्लीमेंट करवाना भी जरूरी है। अगर आप उसे समाज में उस प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे तो ये आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। फिर आपके राजनीतिक समानता को देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, राजनीतिक समानता के बिना आप सामाजिक समानता स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर राजनीतिक समानता दी है पर उस राजनीतिक समानता को आप जमीनी स्तर पर उस प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं रहता है। समझ में आई बात या नहीं आई? आगे सुनना। राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, पर इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों को सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन संसाधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीजों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, ये सारी आपकी सामाजिक समानता में आती है। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार एवं न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीजों की गारंटी भी जरूरी माना गया है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं होंगी तो आपके पास राजनीतिक समानता के होते हुए भी आप विकास नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बताया ना, राजनीतिक समानता आपके लिए रास्ता तैयार करती है और सामाजिक समानता आपको उस पर चलने के लिए प्रेरित करती है। राजनीतिक समानता क्या करती है? आपके लिए रास्ता तैयार करती है और सामाजिक समानता आपको उस पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और आर्थिक समानता आप में वो हौसला जगाती है जिससे कि आप आगे बढ़ सके और एक नए जीवन की तरफ
चल सके, ये है उद्देश्य। तो बिना इन चीजों के, बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के, बिना पौष्टिक आहार के, बिना आवास के, आपके पास राजनीतिक अधिकार होते हुए भी आप उन राजनीतिक अधिकारों को कभी फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए उन राजनीतिक अधिकारों के साथ आपके पास सामाजिक समानता के भी अधिकार होने बहुत जरूरी है। आपके पास सामाजिक समानता के भी अधिकार होने बहुत जरूरी है, जिससे कि आप आगे बढ़ सके, जिससे कि आप आगे बढ़ सके और अपना निजी विकास कर सके, जिससे कि आप आगे बढ़ सके और अपना निजी विकास कर सके। आई बात समझ में या नहीं? क्या हुआ, आगे बात, आगे सुनो। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। अगर आपके पास नहीं, मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया ना आपको, दो बच्चे हैं और पेंटिंग कंपटीशन है, एक बच्चे के पास संपूर्ण सुविधाएं हैं और एक बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, तो क्या इनके बीच में फेयर प्ले हो रहा है? नहीं। समान प्रतिस्पर्धा हो रही है? कदापि नहीं। उसको भी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे कि वो उसके मुकाबले खड़ा हो सके। अब बताओ, जो भूखा व्यक्ति है वो भरे पेट व्यक्ति के साथ लड़ाई कर पाएगा? नहीं। मान लो उसको उतनी अच्छी गुणवत्ता का खाना ना मिले, उतनी अच्छी गुणवत्ता का खाना ना मिले, पर इतनी बेहतर गुणवत्ता का खाना तो मिलना आवश्यक है ना, जिसमें कि उसके अंदर वो पावर आ सके, जिससे कि वो लड़ सके। तो उसके बाद उसकी क्षमता के ऊपर है, उसकी क्षमता के ऊपर है कि वो उस व्यक्ति को, और उसके दावों के ऊपर है कि वो उस व्यक्ति को किस प्रकार से पिछाड़ सकता है। समझ में आई बात? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बिना आप सामाजिक समानता के, आप राजनीतिक समानता कितनी भी दे दे, वो कभी भी उन व्यक्तियों को कभी नहीं मिल पाएगी जिन व्यक्तियों को आपने दी है। बिना किसके? सामाजिक समानता के। बिना सामाजिक समानता के राजनीतिक समानता का कोई अर्थ नहीं बनता। आप सोने का रास्ता बना दो, लेकिन अगर उनके अंदर हौसला ही नहीं है चलने का, तो वो उस रास्ते का कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे। समझ में बात? रास्ता भी बनाओ और उनके अंदर ये क्षमता भी पैदा करो कि वो उस रास्ते पर चल सके, और अपना विकास कर सके और देश का भी विकास कर सके, अपना भी विकास कर सके और देश का भी विकास कर सके। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सुनो। भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। हमारे देश में संसाधनों की कमी की वजह से नहीं, हमारे देश में कुछ रीति रिवाजों की वजह से। जैसे ऐसा तो भाई एक ही घर में है, एक लड़का है और एक लड़की, एक लड़का है और एक लड़की, घर वाले संपन्न हैं, लेकिन लड़का जाकर बाहर पढ़ रहा है और लड़की को मजबूर कर दिया। तो इसमें अवसरों की समानता का कोई, अवसरों या संसाधनों की कमी की बात नहीं है। यहाँ वो रीति रिवाज की बात है, वो पुरानी सोच की बात है, जिसने उस लड़की के पास संसाधन होते हुए भी, उस लड़की के अंदर योग्यता होते हुए भी वो लड़की अपनी उस योग्यता का प्रयोग नहीं कर सकी। सिर्फ क्यों? रीति रिवाजों की वजह से, सामाजिक बंधनों की वजह से। समझ में आई बात? हमारे देश में संसाधनों की कमी तो कम है, संसाधन, मैं मानता हूं कि संसाधन कम है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे देश में अगर महिलाओं के विकास में कुछ बाधा है तो वो है हमारे रूढ़िवादी विचार, जो संसाधन होते हुए भी कुछ महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते। समझ में आई बात? यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। राजनीतिक अधिकार देने भर से नहीं, शैक्षिक अधिकार देने भर से नहीं, सामाजिक समानता और एक सोच के निर्माण किए बगैर हम अपने देश के विकास को आगे
नहीं बढ़ा सकते हैं, हम अपने देश के विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी आगे सुनो, कहां तक गए? देश के विभिन्न हिस्सों देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ एक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना और शैक्षणिक या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य यह भूमिका निभाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों को प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभाता है। तो इसमें अब राज्य की भूमिका प्रमुख हो जाती है कि महिलाओं को कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे कि वो आगे बढ़ सके और उनके परिवार वालों के अंदर कुछ ऐसी जागरूकता पैदा की जाए जिससे कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करें और उन्हें उनकी क्षमता के हिसाब से विकास करने का मौका दे। समझ में आई बात? अब यहां पर मैंने आपको पिछली कक्षा में जैसे बताया कि हमारे देश में आज भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में संसाधनों के स्तर पे बहुत बड़ी असमानता है। हमारा ग्रामीण बच्चा, उसके अंदर कौशल होते हुए भी वो अपनी उस कौशल का संपूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वहां पर उस प्रकार के संसाधन नहीं है जिस प्रकार के संसाधन शहरों में हैं। और शहरों में आने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास धन बल होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समानता का कितना बड़ा योगदान होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समानता या आर्थिक मुद्दे आया, आर्थिक विषय किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं उस व्यक्ति के विकास में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और विस्तार पूर्वक इस चीज को समझते हैं। आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक समानता किसी भी उस समाज में विद्यमान होती है जहां पर संसाधनों का अवसरों का ये इन सब चीजों का असमान वितरण हो। और हमारे देश में खास तौर पर ये चीज खास तौर पर है। कुछ लोगों के पास अत्यधिक संसाधन है कमाई के और कुछ लोगों के पास इतने भी संसाधन नहीं है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ कर सके। तो इस आर्थिक असमानता को दूर करना हमारी सरकार के लिए या पूरी दुनिया की सरकार के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो ये दुनिया की वो बीमारी है जो पूरे दुनिया का विनाश कर डालेगी बिना किसी हथियार के। समझ रहे हो? गरीबी दुनिया की वो बीमारी है जो बिना कोई हथियार उठाए पूरी दुनिया को बर्बाद करने का मादा रखती है। तो दुनिया को अगर बचाना है तो सबसे पहले किससे बचाना पड़ेगा? गरीबी से। और गरीबी से बचा लोगे तो आप अशिक्षा से बचा लोगे और आप बीमारियों से बचा लोगे। अगर आप उनको गरीबी से नहीं बचा पाओगे तो आप कभी भी उनको इन चीजों से नहीं बचा पाओगे। और धीरे धीरे ये गरीबी आपके समाज को खत्म, खोखला कर देगी। समझ में आई बात? ये मैं आपको विस्तार से 12वीं क्लास में समझाऊंगा कि गरीबी किस प्रकार से एक देश के लिए
सबसे बड़ी असुरक्षा है। सबसे बड़ी असुरक्षा गरीबी किस प्रकार से है, ये मैं आपको 12वीं कक्षा में विस्तार से समझाऊंगा। अभी यहां समझते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में आर्थिक संसाधनों का वितरण असमान है, और ये आर्थिक संसाधनों का वितरण असमान होने के कारण ही हमारे देश में कुछ लोगों के पास धन का अपार भंडार है, और कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सके, वो अपनी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सके। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच का अनुपातिक अंतर नापा जाए। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। यह सही है कि समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही, ना हो सकती है। भाई आप कभी भी संपूर्ण रूप से आर्थिक समानता विकसित नहीं कर सकते, आप उसका निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें योग्यता की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जिसके अंदर जितनी योग्यता है उसको वो उतनी ही रफ्तार से विकास करता है। लेकिन हम ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं ना कि सबको इतनी मूलभूत सुविधाएं जरूर मिल जाए जिससे कि वो आने वाले समय में अपना विकास अपने दम पर कर सके, आने वाले समय में अपने दम पर अपना विकास कर सके, है ना। हम ये तो कर सकते हैं ना, ये तो हम कर सकते हैं। तो इसी चीज की बात हो रही है यहाँ पर। आर्थिक समानता का अर्थ है यहाँ पर उस व्यक्ति को इतनी सुविधा, इतना आय उपलब्ध करा देना है जिससे कि वो अपने आगामी भविष्य के लिए अपने आप को इस प्रकार से निर्मित कर सके कि वो भी प्रतिस्पर्धा में उतर सके, वो भी प्रतिस्पर्धा में उतर सके और न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो सके। अन्यायपूर्ण नहीं, फेयर प्ले हो सके। फिर प्रतिस्पर्धा न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण हो। तो इसके लिए हमें हर व्यक्ति को एक स्तर की कुछ ना कुछ सुविधाएं, जिनके पास कुछ नहीं है उनको वो बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराना बहुत अनिवार्य है, जिससे कि उनके अंदर भी वो क्षमता विकसित हो सके कि वो लड़ सके। भाई अगर हम भाई आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप मॉडर्न स्कूल में पढ़ोगे, लेकिन हमारे सरकार की तो इतनी जिम्मेदारी है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको इस स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके कि वो भी मॉडर्न स्कूल के बच्चे के साथ कंपीट कर सके, है ना। ये तो आप करा सकते हो, ये तो आप करा सकते हो। नहीं तो सरकार के होने का और ना होने का फिर क्या अर्थ रह जाता है। सरकार के होने का अर्थ यही तो है ना, जिनके पास कुछ नहीं है उनके विकास में सरकार अपने संसाधनों का प्रयोग करे और उनके विकास को प्रोत्साहित करे। यही तो काम है ना सरकार का, कि कुछ और है सरकार का काम? यही काम है सरकार कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके विकास को आगे बढ़ाने में सरकार अपनी तरफ से सहयोग करे और उनके विकास को आगे बढ़ाने में मदद करे, उनके विकास को आगे बढ़ाने में मदद करे। आगे सुनो, कहां तक आगे? आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि असमान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं। जिसके पास प्रतिभा और संकल्प है समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। तो अगर आप उसको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने आप को प्रतिस्पर्धा में उतारने लायक बना सकता है। फिर उसकी योग्यता पर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन को किस प्रकार से आगे
बढ़ाता है। पर आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है कि उस व्यक्ति को भी समान अवसरों की उपलब्धता प्रदान की जाए और उसे इतनी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो अपना मौलिक विकास कर सके और प्रतिस्पर्धा में उतरने लायक बन सके। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका प्राथमिक कर्तव्य। किसका ये प्राथमिक कर्तव्य है? सरकार का ये प्राथमिक कर्तव्य है। समझ में आई बात या नहीं आई होगी? आगे सुनिए। लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसी वे असमानताएं आर्थिक खतरनाक है, असमानताएं अधिक खतरनाक है जो पीढ़ियों से अनछुई रही हैं। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में बढ़ जाता है। और ये हुआ भी है, बहुत सारे देशों में हुआ भी है। अगर आपको पता हो तो सोवियत संघ के निर्माण में, यूएसएसआर के निर्माण में इसी चीज की सबसे बड़ी भूमिका थी, जिसने वहां पर समानता मूलक समाज के निर्माण को प्रेरित किया कि कुछ लोग वर्षों से सुख सुविधाओं को भोग रहे थे और बहुत से लोग बेवजह, जिनका कोई दोष नहीं था, वो निर्धनता भरा जीवन, मेहनत उनकी होती थी और मौज कोई और काटता था। इसीलिए वहां पर एक जन क्रांति हुई और जिसने पूंजीवाद को उखाड़ फेंका और एक समानता मूलक समाज के निर्माण की ओर अपने आप को अग्रसर किया। यही सबसे बड़ा कारण है। तो ये जो यहाँ पर बात समझाई जा रही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोग होते हैं ना कि उनके पास सदियों से धन, जैसे हमारे देश में कुछ राजा महाराजा हैं, उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी धन संचित होता रहा है। तो ये क्या है? ये एक हमारे समाज में एक खाई का निर्माण करता है। ये हमारे समाज में क्या करता है? एक खाई का निर्माण करता है। और ये खाई एक ना एक दिन हमारे समाज में एक ऐसी क्रांति को जन्म देता है जो हमारे समाज को ही पूरी तरीके से बदल देता है। तो ये हमारा कर्तव्य है, सरकार का ये कर्तव्य है कि सरकार ऐसी कुछ सुविधाएं करे जिससे कि इस खाई को पाटा जा सके, इस खाई को कम किया जा सके और विकास को आगे बढ़ाया जा सके, दोनों के विकास को आगे बढ़ाया जा सके, किसी के भी विकास में किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो। इस चीज को करना किसका कर्तव्य है? सरकार का कर्तव्य है। दोनों के लिए कुछ ऐसा रास्ता खोजे जिससे कि दोनों एक दूसरे के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न करें, दोनों की एक दूसरे के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न करें और दोनों ही अपना विकास अच्छे से कर सके। आगे सुनो। तो समाज वर्गों में बढ़ जाता है। एक और वे जो पीढ़ियों से धन विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते आए हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे। कालक्रम में ऐसे वर्ग भेद आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज्यादा कठिन साबित हो सकता है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील दी कि खाई नुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। मतलब इन चीजों पर अगर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति किस पर? जल, जंगल, जमीन और
तेल। अगर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा तो असमानता का होना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर यही चीजें सब में बढ़ जाएंगी तो सबका विकास होगा, और जिसके अंदर ज्यादा योग्यता होगी वो अपना ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक व्यक्ति के नियंत्रण में ये चीजें चली जाएंगी तो सिर्फ उसी का विकास होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा फायदा वो उठाएगा और वो और सभी का आर्थिक शोषण करेगा। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि इन चीजों पर से निजी नियंत्रण को हटाया जाना चाहिए और इस पर सबको एक समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे कि सबका विकास हो सके। आगे सुनना। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। अगर निजी स्वामित्व होगा किसी के पास, अगर देखो एक समाज है जिसके पास आर्थिक ताकत होगी, उसी के इर्द गिर्द राजनीतिक ताकत भी घूमती है। आज भी आप देख सकते हो, आज आपके देश में नीतियों का निर्माण अगर हो रहा है और किसके अनुसार हो रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हमारे देश में जो नीतियों का निर्माण हो रहा है वो पूंजीपतियों की सुविधाओं के अनुसार हो रहा है। तो जिसके पास पैसा होता है नीतियों का निर्माण भी उसी के हिसाब से होता है। तो यहां पर यही समझाने का प्रयास किया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा कि ये जो आर्थिक शक्ति होती है ना, ये राजनीतिक शक्ति को भी अपने अंदर खींच लेती है और राजनीतिक शक्ति को जन कल्याण के कामों को करने से रोकने लगती है और अपने फायदे के कामों को कराने में लग जाती है। और समाज के समतामूलक विकास को रोक देती है, समाज के समतामूलक विकास को अवरोधित कर देती है। और ये एक किसी भी देश के ऊपर सबसे बड़ा कलंक होती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इसको पढ़ा कि किसी भी देश की बर्बादी का कारण अगर कुछ बनेगा तो वो क्या बनेगी? गरीबी। किसी भी देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ होगा तो वो होगा गरीबी। तो मैंने जैसे बताया, गरीबी दुनिया की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानून को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मार्क्सवादी और समाजवादी समूह कहते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसे अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की जरूरत है। तो ये जो आपकी मार्क्सवादी और समाजवादी जो विचारधारा है, ये मानती है कि अगर हमें समाज में समानता को स्थापित करना है, तो हमें समाज के आर्थिक संसाधनों पर किसी व्यक्ति का कभी नियंत्रण नहीं होने देना है। हमें इन चीजों पर सरकार के नियंत्रण को स्थापित करना चाहिए, जिससे कि ये सबको एक समान रूप में मिल सके और सबका विकास हो सके। समझ में? ये किस विचारधारा के लोगों का मानना है?
मार्क्सवादी और समाजवादी। मार्क्सवादी और समाजवादी लोगों का मानना है, विचारधारा के लोगों का मानना है कि जो आपके आर्थिक संसाधन है इन पर कभी भी किसी भी प्रकार से किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व को नहीं स्वीकारा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी एक व्यक्ति के अधिकार में आ जाएंगे तो वो व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तो वो राजनीति को भी ग्रैब कर लेगा और राजनीति भी उसके अनुसार चलने लगेगी। इसलिए इन जैसी चीजों पर किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण को किसी भी रूप में स्थापित नहीं होने देना चाहिए। इन सब प्रकार के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि सरकार सबके विकास को आगे बढ़ा सके अपने अनुसार। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी आ गई कि क्या है आपकी मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा का मानना। ठीक है, आगे सुनो। उदारवादी, जिसे हम लिबरल कहते हैं, जिसे हम लिबरल कहते हैं, लिबरल आइडियोलॉजी, जिसे हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं, और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। उदारवादी लोगों का क्या मानना है ये भी सुन लेते हैं। उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। यहां पर क्या बात कही गई है? यहां पर प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है कि इंसान की क्षमता पर उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जिसके अंदर जितनी क्षमता उसका उतना ही विकास होना चाहिए। तो ये जो आपकी उदारवादी विचारधारा है ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। चलिए आगे समझते हैं। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इससे समाज में खुद ब खुद समानता या न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होता है। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाई नहीं बनेगी और लोगों की अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। तो ये जो आपके उदारवादी लोग, उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, ये इस बात को मानते हैं कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, न्यूनतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है और उसके उपरांत उसे खुली प्रतिस्पर्धा में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति की निजी योग्यता उसके विकास का निर्धारण करेंगी। और न्याय पर प्रतिस्पर्धा भी तो न्यायपूर्ण होनी चाहिए ना। पर न्यायपूर्ण कहां होती है प्रतिस्पर्धा? कि होती है न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा? आप खुद बताओ कि आज तक हमारे देश में कभी भी न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुई है? किसी अमीर का बेटा है, गरीब का बेटा मेहनत कर करके आगे बढ़ रहा है और अमीर के बेटे को लास्ट राउंड में बिठा दिया जाए, हाँ बेटा तुम यहां से खेल लो, सीधे अप्रोच लगा के आ जाते हैं। और वहां कुछ बच्चे मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ना कहने वाली बात है कि समान प्रतिस्पर्धा, खुली प्रतिस्पर्धा तो है ही नहीं हमारे समाज में। हमारे समाज में खुली प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। अगर खुली प्रतिस्पर्धा हो जाए, न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो जाए तो समाज का उद्धार अपने आप हो जाएगा। कहां आज भी क्या, अगर आपकी सरकार से बातचीत है तो आपको टेंडर आराम से मिल जाएगा। अगर आपकी सरकार से अच्छी बातचीत है तो आपको लोन भी आराम से मिल जाएगा। बातचीत बहुत मैटर करती है। तो यहां समान प्रतिस्पर्धा कहां है? अगर समान प्रतिस्पर्धा होती तो देश के विकास का स्तर ही कुछ और होता।
समाज में विकास और चीजों की सुविधाओं की, सब चीजों की स्थितियां कुछ और ही होती, लेकिन समाज प्रतिस्पर्धा है कहां? ये समाज प्रतिस्पर्धा, खुली प्रतिस्पर्धा, न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा है कहां? किसकी हम बात कर रहे हैं? ये फेयर प्ले कंपटीशन है कहां? फेयर प्ले कंपटीशन होता तो बात ही क्या होती? फिर फेयर प्ले कंपटीशन तो है ही नहीं। तो इसीलिए तो सवाल खड़ा हो जाता है कि कौन ये तय करे कि परिस्थितियां न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण, ये प्रतिस्पर्धा न्यायपूर्ण हो रही है या अन्यायपूर्ण हो रही है, इसका भी तो आकलन करने वाला कोई होना चाहिए ना। आगे सुनते हैं। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर है। उदाहरण स्वरूप अपने देश में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन की आशा करते हैं, जबकि प्रवेश के लिए अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थानों और प्रवेश परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया है, ताकि हर प्रत्याशी को प्रतिस्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले। फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। नहीं है निष्पक्ष तरीका। मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ता हूं, वहां पर सीटें पैसों में बिकती है। बहुत से बच्चे पूरी मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, बहुत मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और उनमें से कुछ को प्रवेश मिलता है और कुछ को यह कहकर नाकार दिया जाता है कि आपके नंबर अब प्रवेश के काबिल नहीं रहेंगे। मतलब जितना आपका नंबर होना चाहिए था, अब उतना नंबर नहीं, आप कट ऑफ लिस्ट से आउट हो गए हैं, सीटें खत्म हो गई हैं, टॉप स्टूडेंट्स ने ही सीटें फिल कर दी हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारे देश में आज भी जिसके पास आर्थिक ताकत है, वो आज भी बिना प्रतिस्पर्धा किए सीटों को ग्रैब कर लेता है। ये सच है। अगर आपके पास क्या है, आर्थिक पूंजी है। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां कौन सी प्रतिस्पर्धा चलती है? वहां तो प्रतिस्पर्धा ना के बराबर है। अगर आपके जेब में धन है तो आप पढ़ो दबा के, कोई नहीं रोकेगा, चाहे आपके अंदर योग्यता हो या ना हो, आपको डिग्री मिल जाएगी। तो वहां कहां फेयर प्ले है? ये जो फेयर प्ले की बात करते हैं, वो फेयर प्ले है कहां? वही तो मैं देखना चाहता हूं ना। है ही नहीं फेयर प्ले। इतने सारे बच्चे पूरी शिद्दत के साथ प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी आर्थिक बेड़ियां उनके पांव को आगे बढ़ने से रोक लेती हैं। ये फेयर प्ले है कहां? जो ये फेयर प्ले की बात करते हैं उदारवादी विचार के लोग। मेरे खुद के कॉलेज में मैंने ये देख रखा है, जिनको ढंग से हिंदी तक पढ़नी नहीं आती, अपनी मातृभाषा तक पढ़नी नहीं आती, वो भी बढ़िया बढ़िया विषय पढ़ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया विषय पढ़ रहे हैं। सिर्फ किस आधार पर? क्योंकि उनकी जेब बहुत भारी है, और वो उन बच्चों की सीट खा जाते हैं जिन बच्चों का दिमाग बहुत भारी है। किससे? ज्ञान से। लेकिन उनको प्रतिस्पर्धा से आउट कर दिया जाता है। सिर्फ किसके लिए? इन धनी विद्यार्थियों के लिए, जेब भरने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये सच है, और इस सच को कोई नाकार नहीं सकता है। इस सच को कोई नाकार नहीं सकता। समझ में आई बात? आगे सुनो।
समाजवादियों से उलट उदारवादी नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती है। उनका मानना है कि इनमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। तो ये उदारवादी लोग मानते हैं कि तीनों असमानताओं का अंतर संबंध नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं तीनों का अंतर संबंध है। तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक मिलेगी तभी जाकर दूसरी मिल पाएगी। तीनों एक दूसरे को पुश करती हैं। तीनों एक दूसरे को पुश करती हैं। जब तक एक व्यक्ति के पास ये तीनों समानताएं नहीं होंगी, तब तक एक व्यक्ति समानतापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इसी के साथ यहां पर आज इस विषय को मैं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में और विषयों को समझेंगे, आगे के विषयों को समझेंगे समानता के। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।